नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्लास है हिंदी व्याकरण की किसी स्पेशल एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि जहां भी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, जहां भी हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। चाहे एग्ज़ाम हो एचटेट का, ठीक है, चाहे एग्ज़ाम एचटेट का हो, सीटेट का हो, इसके अलावा EMRS में जो वैकेंसी निकली हुई है उसका एग्ज़ाम हो, PhD हिंदी का, या फिर PRT चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हो, ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि PRT चंडीगढ़ के एग्ज़ाम में भी 10 नंबर की हिंदी व्याकरण से प्रश्न आएंगे। तो EMRS में आपके लिए कंपलसरी है, इसमें से 40% लेने, 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, जिसमें आपको पास करने के लिए 4 मतलब 10 में से 4 प्रश्न करने इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सबसे जो पहला प्रश्न है आज की क्लास का, वो है हमारा मूल स्वरों की संख्या। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रश्न आए स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। संधि स्वर कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मूल स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ए आ जाता है, ई आ जाता है, ऊ आ जाता है, ऊ छोटा ऊ, ठीक है। इसके अलावा री आ जाता है। तो ये 4 हो गए हमारे मूल स्वर। जो 7 संधि स्वर हैं या संयुक्त स्वर कह सकते हैं, गुरु स्वर कह सकते हैं, दीर्घ स्वर कह सकते हैं, उनका निर्माण इन्हीं चारों से होता है, इसीलिए ही उनको संयुक्त या संधि स्वर बोला जाता है। संख्या याद रखनी है, 7 होती है संयुक्त स्वरों की। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वर पश्च स्वर की श्रेणी में आता है। तो स्वरों का जो विभाजन है कई प्रकार से किया गया है। एक विभाजन जीव की आकृति के आधार पर किया गया है, जिसमें इसके 3 प्रकार बताए जाते हैं। अग्र स्वर, ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पश्च स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। आ है जो हमारा पश्च स्वर है, ठीक है। ओ भी पश्च स्वर है, ऊ भी पश्च स्वर है, बड़ा ऊ आ जाए वो भी पश्च स्वर है, इसके अलावा ओ आ जाए वो भी पश्च स्वर है, और आगत स्वर है जो आओ वो भी आ जाए हमारा पश्च स्वर आ जाता है। तो ये सारे पश्च स्वर हो गए। लेकिन जो ए है, जो हमारा ए है वो मध्य स्वर है, वो एक मध्य स्वर है, और एक केवल ए ही है जो मध्य स्वर की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो पश्च स्वर ना होकर के मध्य स्वर है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, इनमें से हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो आपने अगर हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा सत्य नहीं है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, च श ज झ क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो ये बात सही है। कै वर्ग, पूरा कै वर्ग, क ख ग घ ङ, ठीक है तथा अ और आ कंठ वर्ण माने जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। डै और ढै को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि ये किस वर्ग में आते हैं। तो ये टै वर्ग में आते हैं। टै वर्ग में जो ड ढ आते हैं उनकी बिंदी नीचे नहीं लगी होती, लेकिन जब उत्क्षिप्त व्यंजनों में हम इन्हें लिखते हैं तो नीचे बिंदी लगती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, ये भी सही है। ऑप्शन चौथा कहता है कि समस्त स्वर अघोष होते हैं। तो ये गलत है। समस्त स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं, सघोष और अल्प प्राण होते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द है उसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, विकारी और अविकारी शब्द, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आपको ध्यान होगा, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, द्वंद्ववाचक सर्वनाम
होता है। लेकिन जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वो सर्वनाम का भेद ना होकर इसका उपभेद मान सकते हैं, क्योंकि ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों में आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, 3 आगे प्रकार माने गए हैं। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये अन्य पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रिय शब्द की उत्तमावस्था क्या है? तो आपको पता है कि 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो यहाँ पर जो प्रिय शब्द है उसकी उत्तमावस्था पूछा गया है। अगर तो कहें कि राम अच्छा है, ये हो गई मूल अवस्था। राम शाम से अच्छा है, ये हो गई हमारी उत्तरावस्था। लेकिन अगर कहें कि राम सबसे ही अच्छा है तो वो हो जाती है उत्तमावस्था। इसी प्रकार से प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, तो यहाँ पर प्रियतम हो जाएगी उत्तमावस्था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अव्यय या अविकारी शब्द नहीं है? तो आपको पता है जो अविकारी शब्द या अव्यय होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, और संबंध बोधक अव्यय, और एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पर जो काल बोधक अव्यय है वो इनमें नहीं आता है, बल्कि वो क्रिया विशेषण अव्यय का आगे भेद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा प्रकार समानाधिकरण समुच्चय बोधक का नहीं है? तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा समानाधिकरण में नहीं आता है और जो कि व्याधिकरण में आता है? तो संयोजक अव्यय आता है, विभाजक अव्यय आता है, विरोध प्रदर्शन अव्यय आता है। ठीक है, लेकिन उद्देश्यवाचक इसमें नहीं आता, जो व्याधिकरण का एक प्रकार है। ठीक है, उद्देश्यवाचक व्याधिकरण का प्रकार है। लेकिन अगर परिमाण दर्शक आ जाए तो वो आ जाएगा हमारा समानाधिकरण का प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा आ जाएगी इसमें? चांदनी चौक। तो स्पेशल चौक है ये, चांदनी चौक एक अलग है, विशेष है, स्पेशल है। तो इसमें कौन सी संज्ञा आ जाएगी? इसमें आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो? इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम बताना है आपने। तो सर्वनाम इसमें स्वंदवाचक आ जाएगा, क्योंकि इसमें स्वंद दिख रहा है साफ स्पष्ट। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हो? उसे, किसे कुछ नहीं पता जिसे कोई कष्ट नहीं हो, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वंदवाचक सर्वनाम आ जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, वे बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, वाक्य में प्रविशेषण। वह विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह शब्द, तो वो हो जाता है प्रविशेषण हो जाता है। तो यहाँ पर सुंदर क्या है? विशेषण है। तो बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर प्रविशेषण हो गया। तो प्रविशेषण किस में शब्द में, किस शब्द में है? बड़ी में। तो यहाँ पर जो बड़ी है वो प्रविशेषण का उदाहरण है, प्रविशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सी संध्या है? विद्यार्थी में कौन सी संध्या है? संधि है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? सॉरी, दीर्घ संधि है विद्यार्थी में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो आपको ये याद होगा कि कारक के 8 भेद होते हैं, और जो कारक के भेद होते हैं वही तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। लेकिन उसमें कर्ता और संबोधन नहीं आता, तो इसका मतलब कारक के होते हैं 8 भेद, 2 उसमें से निकल गए तो कितने रह गए? 6। तत्पुरुष जो समास है उसके कितने भेद हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, द्विगु समास की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, इस समास में अर्थ की दृष्टि से दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे देखते हैं, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, बिल्कुल होता है। यह संख्या समूह का बोध करवाती है, ये भी ठीक है। ठीक है, आगे है, इसके विग्रह में समूह या समाहार शब्द का प्रयोग अंत में किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर, एक मिनट, हाँ,
तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, इस समास में अर्थ की दृष्टि से दोनों पद प्रधान होते हैं, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा है उपसर्ग। तो प्र उपसर्ग इसमें है। उपसर्ग प्रत्यय से हमेशा प्रश्न आता है, अच्छे से इसको ध्यान से देख लेना है। किस विकल्प में गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो यहाँ पर यादगार है, गुनहगार, मददगार, लेकिन कारागार में गार प्रत्यय नहीं है, यही शब्द है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गेंद का तत्सम शब्द, तो सभी को पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। गेंद का जो तत्सम शब्द है कंदुक है। क्या है? कंदुक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कृत्रिम के विलोम शब्द होगा, कृत्रिम का विलोम शब्द होगा। तो कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? नैसर्गिक। क्या होगा? नैसर्गिक। पुलिस किस भाषा का शब्द है? तो ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं। पुलिस किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है पुलिस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्याय है? आकाश का पर्याय बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, व्योम होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एक ऐसा शब्द है जो इस धनुष का पर्यायवाची नहीं है बल्कि किसी और का है। 3 हैं, तो 3 कौन कौन से हैं? कोदंड है, चाप है, शरासन है, लेकिन विशिख नहीं है, ये तीर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न मिलते रहेंगे। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य, तो विराम चिन्ह से भी हमेशा प्रश्न आता है। जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? यहाँ पर तो चंद्रबिंदु ही नहीं लगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, जो पत्र आज आया है कहाँ है? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। जो पत्र आज आया है कहाँ है? तो यहाँ भी कॉमे आ गई, इसका मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। कॉमा भी सही जो जगह पर लगी हुई है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उर और उरु शब्दों के उचित युग्म बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर उचित युग्म आपने बताना है। उर का क्या अर्थ है, उरु का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, वो सही हो जाएगा। हृदय और यांग, हृदय और यांग। ठीक है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आशुतोष। क्या कहा जाता है? आशुतोष। गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गांठ का पूरा होना का अर्थ होता है ईमानदार होना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो पदबंध के कितने भेद होते हैं? आपको ध्यान होना चाहिए, 8 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, समय का मारा मैं कहाँ आ गया? समय का मारा मैं क्या कहाँ आ गया? तो इसमें जो पदबंध पूछा गया है, तो कौन सा पदबंध है इसमें? सर्वनाम पदबंध है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा है। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा क्रोध हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो ये थे हमारे आज की क्लास के प्रश्न। अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अपनी फीडबैक दे दिया करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।